नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ का एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है, कहीं ना कहीं विकास हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। लेकिन मैं आज विधायक साहब से मिलवाना चाहता हूं, जो पौड़ी के विधायक हैं मुकेश जी। उनसे हम बात करेंगे। लगातार कोविड के बाद में जब दूसरी लहर आई तो मांग की गई कि हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से उनके क्षेत्र के लोग सड़कों की भी मांग करते हैं। तो स्वागत करते हैं सर का। सर, आपका स्वागत है समाचार इंडिया में। नमस्कार सर, आप सबसे पहले ये बताइएगा मेरे को, तीसरी लहर की तैयारी है, सरकार नियम बना दिए हैं कि रात को कर्फ्यू लगाया जा सकता है शहरों में, तो तीसरी लहर की क्या तैयारी है? हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है? क्या आपने भी, जैसे और विधायक है कि अलग अलग विधानसभा के लोगों ने मांग की है कि हमारे विधानसभा में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल, क्या आपने भी सरकार से ऐसी कोई मांग की है? अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है? क्या आपके यहाँ ऐसा हॉस्पिटल है जो सब कुछ संभाल सकता है तीसरी लहर में? देखिए, मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो पौड़ी जिला अस्पताल था उसके लिए 1000 LMP ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है या ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसको स्वीकृत किया। निश्चित तौर पर कोरोना में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ऑक्सीजन को लेके और वेंटिलेटर को लेके आ रही थी। तो जो हमारा पौड़ी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें जब हमारी दूसरी लहर आई तो उसमें जो है कि हमने 1000 LMP का जो है ऑक्सीजन का जो है वो प्लांट लगाया है और उसमें आदरणीय मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने हमारी मदद की है। और मेरी विधानसभा में पौड़ी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमारे बगल में ही जो एक सतपुली के पास है जो पौड़ी विधानसभा से लगाई है, वहाँ पे हंस फाउंडेशन से भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वेल क्वालिफाइड, मतलब वेल स्थिति में है, बहुत अच्छे डॉक्टर वहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर कि हमारे अगल बगल मैं अगर 30 किलोमीटर अगर दूसरी तरफ जाऊंगा तो श्रीनगर विधानसभा पड़ती है। श्रीनगर में भी हमारे पास बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। तो निश्चित तौर पर पौड़ी में हॉस्पिटल है, बगल में 30 किलोमीटर के बगल में श्रीनगर में हॉस्पिटल है, बगल के 40-45 किलोमीटर के बगल में सतपुली पड़ता है, वहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, किसी भी प्रकार से पौड़ी का जो विधानसभा के लोग हैं उनको किसी भी प्रकार से भयभीत और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। उस जो तीसरी लहर है उसके लिए क्या क्या जो ज़रूरी चाहिए होगा वो सब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले ही अवगत करा दिया है और तकरीबन सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि हमारे पास 2 CHC सेंटर जो हैं वो भी हैं, एक कांसकेत घंडियाल में है और दूसरा कोट ब्लॉक में है। इनमें भी ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो लगाए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आने से शहर में कोई बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के जो हॉस्पिटल है उनको भी वेल सेटल किया गया है, ठीक किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो तीसरी लहर आएगी उसके लिए हाँ, हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अच्छा सर, शिक्षा में भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोविड के बाद में कहीं ना कहीं परेशानियां झेली पड़ी है बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास होना और फिर ऑफलाइन में कन्वर्ट होना कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बना है। लेकिन अब स्कूल कॉलेज अलग अलग जगह, अभी जब केंद्रीय मंत्रालय में निशंक पोखरियाल जी थे उस वक्त उन्होंने कहा कि अलग अलग ज़िलों में हम लोग केंद्रीय विद्यालय खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पर चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या आपकी विधानसभा में, क्योंकि आप अभी चुनाव आ गए हैं, अभी सब लोग सक्रिय हैं, सब अब लोग, कोई 300 यूनिट बिजली बोल रहा है कि कोई कह रहा है शिक्षा फ्री करेंगे हम लोग, तो क्या आपकी विधानसभा में कैसी स्थिति है शिक्षा को लेकर, स्कूल कॉलेजों को लेकर? निश्चित तौर पर ये सही है कि कोरोना महामारी के बाद स्कूलों में जो पढ़ाई बंद हो गई थी या एक तरीके से ठप हो गई थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। लेकिन जैसे आपने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय की आपने बात की है, तो अभी पौड़ी में इसी साल से हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय जो है उसकी नई बिल्डिंग बनी है और वो
जो पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ से हटकर नई बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हुई है। और हमारे यहाँ पहले से ही जो है केंद्रीय विद्यालय है, तो इस तरीके से हमें किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी या उसकी ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ी हमको, क्योंकि पहले से ही हमारे पास था। थोड़ा सा ये है कि बच्चे रेगुलर पढ़ रहे थे, अब वो कोरोना के कारण उनको घर में रहना पड़ रहा है, खासकर छोटे बच्चों को घर में रहना पड़ रहा है, तो वो माहौल को बनाने की कोशिश की गई है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। ये सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर बात ये है कि कॉलेज स्कूल जितने भी हैं वो फीस वसूलने का काम कर रहे हैं। आप अपनी विधानसभा कोशिश करते हैं कि स्कूल कॉलेज वालों से बात करके फीस कम कराते हैं कि नहीं कराते हैं? निश्चित तौर पर हमने कहा है कि अगर कोई स्कूल या कोई विद्यालय मनमाने ढंग से अगर फीस वसूल करता है और उसमें उसकी कोई शिकायत हम लोगों तक आती है तो उस पर कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर कोरोना में बहुत परिवार हैं, खासकर जो हमारे गरीब परिवार हैं, वो सक्षम नहीं हैं फीस देने के लिए, और एक जो काम करते थे वो लोग और अपनी इनकम करते थे, वो रोज़गार, वो तमाम चीज़ें बंद हुई हैं, तो स्वाभाविक है कि घर के खर्चे चलाने में और बच्चों की फ़ीस देने में एक बहुत बड़ी कठिनाई है। तो हमारी सरकार ने बहुत बड़ा कदम इसके लिए उठाया है। अगर कोई इस तरह की शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर जो भी विद्यालय गलत काम करेगा उसके ऊपर जो है कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर। शिक्षा में कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने MBBS की जो पढ़ाई होती है उसमें भी फीस कम करने का निर्णय लिया है, जो कर भी दी गई है। लेकिन पहाड़ों की स्थिति देखे अभी काम बहुत बाकी है। प्रधानमंत्री की योजना है, 18,000 करोड़ रुपए की योजना का भी उद्घाटन करके गए हैं वो, लेकिन क्या सड़कों की स्थिति अभी पूर्णतः साफ है कि पौड़ी में अब सड़कें और नहीं बनाई जा सकी, या अभी ज़रूरत है और अच्छे से सड़क बननी चाहिए? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जी जी, और विकास अविरल पानी की वो धारा है जो कभी बंद नहीं होती। बिल्कुल। और विकास की जो परिभाषा है या विकास का जो देखने का हमारा दृष्टिकोण है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये कह दें कि सर्वगुण संपन्न हो गया है या सब कुछ हो गया और अब जरूरत नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मैं तो कहूँगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने जितना पैसा केंद्र ने इस बार उत्तराखंड को दिया है, मैं कह सकता हूँ कि पिछले 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही उत्तराखंड में, उन 10 सालों में इतना पैसा नहीं आया जितना अकेले 2017 से लेकर और अब तक का पैसा आया है। और मैं अपनी विधानसभा की बात करूंगा तो लगभग 90% जो ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं को हमने रोडों से जोड़ दिया है, सड़क से जोड़ दिया है। अब हमारे पहाड़ में ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के हैमलेट विलेज भी होते हैं, यानी कि उसके साथ छोटे छोटे गांव भी होते हैं। कहीं 20 परिवार होते हैं, कहीं 25 परिवार होते हैं, कहीं 10 परिवार का भी एक छोटा सा कस्बा होता है, एक छोटा सा गांव होता है, तो उसको हम हैमलेट विलेज बोलते हैं। तो अब हमारी प्राथमिकता है कि उन हैमलेट विलेज में भी, ग्राम सभा में तो हर जगह आ गई है रोड लगभग 90%, लेकिन जो हैमलेट विलेज है, जहाँ 25 परिवार रहते हैं, जहाँ 20 परिवार रहते हैं, जहाँ 15 परिवार रहते हैं, उन तक भी रोड जाए। और उसके लिए अभी हमारी सरकार ने लगभग मेरी पौड़ी विधानसभा में लगभग 85 हमने राज्य योजना से हमने रोडें दी हैं। और हम लोगों ने एक नया सिस्टम भी शुरू किया है कि अगर गांव के लोग चाहते हैं कि उनके गांव को रोड मिले और वो अपनी ज़मीन को कटवाने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो फ्री में देने को तैयार हैं और उसकी एनओसी देते हैं, तो हम लोग विधायक निधि में भी रोडें दे रहे हैं। अच्छा। तो जो लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमारे गांव आधा किलोमीटर छूट गया है या हमारा गांव 1 किलोमीटर छूट गया है, तो विधायक जी आप शासन में बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, 1-1.5 साल लग जाता है, आप इसमें पैसा दे दीजिए और हम अपनी ज़मीन जो है निःशुल्क देना चाहते हैं, हम अपनी ज़मीन का कोई पैसा नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे में हम उन गाँवों को लगभग रोड दे देते हैं। और आपको याद ताज्जुब होगा कि हमने ऐसे अभी तक 184 छोटे छोटे गाँव को, जहाँ 15 परिवार रहते हैं, जहाँ 20 परिवार रहते हैं, ऐसे 184 गाँव को, छोटे छोटे गाँव को हमने वो रोडें दी हैं। अच्छा, आपके गांव, आपके जो विधानसभा है, ऐसी कोई स्थिति तो नहीं आई ना, क्योंकि कुछ वीडियो वायरल हुआ है पहाड़ से कि खुद गांव के लोग लॉकडाउन में अपने सड़क बना दिए हैं, तो ऐसी स्थिति तो नहीं आई ना? देखिए, हमारे पास जितने भी प्रस्ताव आए होंगे, क्योंकि देखिए पहाड़ में आप मेरी विधानसभा की बात करेंगे तो करीब करीब मेरी जो विधानसभा है वो 140 किलोमीटर की रेंज में है। जी जी। अब पहाड़ में चूँकि जनसंख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और शहरों में संख्या ज़्यादा होती जा रही है, तो यहाँ पर जो है कि 5 किलोमीटर में एक विधानसभा है
और हमारे पहाड़ में, मैं अपनी विधानसभा की बात करूंगा तो कम से कम 140 किलोमीटर का एक तरफ से और दूसरी तरफ तक का पूरा ग्राउंड है। तो ऐसे में लगभग 1000 से ज़्यादा गांव, छोटे बड़े गांव मिलाकर 1000 से ज़्यादा गांव हैं। तो निश्चित तौर पर जहाँ से भी हमारे पास प्रस्ताव आया होगा, हमने हर जगह रोड देने की कोशिश की है। और फिलहाल तो मेरे संज्ञान में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी गांव ने हमको प्रस्ताव दिया रोड का और वहाँ पर रोड न जा पाई हो।